गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने द्विवेदी युग की शुरुआत की थी और उस द्विवेदी युग के अंदर हमने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है उसके बारे में अच्छे से अध्ययन किया। आज वाली क्लास है उसके अंदर हम द्विवेदी युग के कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जो लेखक या कवि है जिसके बारे में हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो मैं भी एल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में डेली 8 बजे मिल जाती है तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट को आप अच्छे से अध्ययन करिए अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो। दूसरी बात, उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए जहां पे मैं समय समय पे जो पीडीएफ है वो सेंड करता रहता हूँ। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो जब भी हम नई क्लास की शुरुआत करते हैं तो पहले दिन हमने क्या पढ़ा उससे संबंधित मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। तो आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है यानी मैथिली शरण गुप्त के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और आज जो कल वाली क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली का प्रकाशन कितने खंडों में किया गया। यानी आचार्य जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है उस रचनावली का प्रकाशन कितने खंडों में किया गया। मैंने अच्छे से आपको समझाया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनावली उसके बारे में भी बताया है। ज्ञान की राशि का संचित कोश साहित्य को किसने बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में किस नाम से अपनी रचनाएं छापते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। काव्य मंजूषा किसकी रचना है। तो ये जो 5 क्वेश्चन है जो कल वाली क्लास से संबंध रखते हैं यानी महत्वपूर्ण है, इनके जवाब आपको कमेंट में देने, फिर हम रिवीजन करेंगे तो मैं आपको इसके जवाब अच्छे से समझा दूंगा। आगे देखिए, आगे आज हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अन्य नाम दद्दा, जन्म 1886 ईस्वी, चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ था मैथिली शरण गुप्त का। मूल नाम की बात करें तो मिथिलादीप नंदिनी शरण यानी इनका मूल नाम है वो मिथिलादीप नंदिनी शरण है। मोस्ट है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। उपनाम की बात करें तो रसी के अंदर है इनका उपनाम। मृत्यु 1964 ईस्वी में। सारे ही पॉइंट है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काव्य गुरु की बात करें तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है जो हमने कल है पढ़ा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है वो इसके काव्य गुरु थे मैथिली शरण गुप्त के। अब जो मैथिली शरण गुप्त है उनकी जो प्रमुख रचनाओं की बात करें सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है। रंग में भंग 1909 ईस्वी में है। जयद्रथ वध है वो 1910 ईस्वी में है। भारत भारती है 1912 ईस्वी में, महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती। शकुंतला है 1923 ईस्वी में। पंचवटी 1925 ईस्वी में। अनग 1925 ईस्वी में। झंकार 1929 ईस्वी में और साकेत 1931 ईस्वी में। ये भी महत्वपूर्ण रचना है। साकेत के बारे में तो हम विस्तार से पढ़ेंगे, साकेत से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आगे हम देखेंगे। इसके बाद में हमारा नाम आता है साकेत के बाद में यशोधरा 1933 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी और नहुस 1940 ईस्वी। विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी। सारी रचनाएं वो महत्वपूर्ण है और कर्म से इसको याद कर लीजिए। एग्जामिनर इनसे संबंधित क्वेश्चन है सीधा भी पूछ लेता है कि साकेत का रचना काल है 1931 ईस्वी, साकेत किसकी रचना है। दूसरी बात है ये जो रचनाएं मैंने आपको बताया कई बार जैसे ए बी सी और डी ऐसे ऑप्शन होते, तो यहाँ पर एक रचना ये 4 रचनाएं देंगे इस प्रकार। इसको फिर आपको सुमेलित करना होता है, पहले कौन सी बाद में कौन सी, इस प्रकार का क्वेश्चन भी इनसे संबंधित पूछते। तो रचनाओं को क्रम से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इनके खंड काव्य है वो 19 है और महाकाव्य वो 2 है। महाकाव्य यानी बड़े जो काव्य है और खंड काव्य छोटे है वो 19 है और महाकाव्य की संख्या 2 है। साकेत का अभिप्राय अयोध्या होता है। इन साकेत का मतलब क्या होता है, अयोध्या से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि साकेत का क्या अर्थ होता है, तो साकेत का मतलब होता है अयोध्या।
इनकी रचना भारत भारती को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था, क्योंकि जो भारत भारती रचना है वो देश प्रेम से संबंधित थी, राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने वाली रचना थी, इसीलिए अंग्रेज सरकार ने इस रचना को जब्त कर लिया था। भारत भारती रचना के कारण ही इनको महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। महत्वपूर्ण है ये, यानी राष्ट्र कवि की उपाधि है वो मैथिली शरण गुप्त को किसने दी थी? भारत भारती रचना पे महात्मा गांधी ने दी थी। गुप्त जी का प्रिय छंद हरि गीतिका है, और जो छंद है, ठीक है, एक होता है गीतिका और एक होता है हरि गीतिका। तो छंदों के बारे में मैंने फर्स्ट ग्रेड की जो क्लासें हैं वहां पर अच्छे से मैंने छंद पढ़ाए हैं, वो क्लासें आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हरि गीतिका कौन सा होता है, गीतिका कौन सा होता है, इसके अंदर कितनी मात्राएं होती है। अगर पिछले वाली क्लास आपने देखी है तो मेरे को आप कमेंट करके बताइए, हरि गीतिका छंद है उसके अंदर कितनी मात्राएं होती है। गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त के उपन्यास मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किया है, यानी जो हमारी मैथिली शरण गुप्त है उन्होंने जो माइकल मधुसूदन दत्त है उसका एक उपन्यास है मेघनाथ वध, उसका क्या किया, हिंदी अनुवाद किया है। नर हो न निराश करो मन को गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है, यानी का मतलब नर हो न निराश करो मन को, नर का मतलब जो मनुष्य है तो अपने जो मन को आपको निराश नहीं करना होता, तो क्या नर हो न निराश करो मन को, गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है। रसवंती, सामदेनी, किसान, विकट भट्ट, जय भारत इनकी अन्य रचनाएं हैं, यानी ये जो अन्य रचनाएं हैं जो भी महत्वपूर्ण है, जो हमारी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। कार्ल मार्क्स की पुत्री जेनी पर गुप्त जी ने जैनी नामक रचना की है। कार्ल मार्क्स है उसकी जो पुत्री है उसका नाम था जेनी, तो उस पे उन्हें जैनी नाम से एक रचना लिखी है। गुप्त जी पहले वैश्योपकारक पत्र में अपनी रचनाएं छपवाते थे, यानी जो पहले रचनाएं किसमें छपवाते थे, वैश्योपकारक पत्र में छपवाते थे। आगे देखिए, फिर सरस्वती में रचना छपवाने के लिए ऋषि केंद्र नाम से एक ब्रज भाषा में रचना लिखी, जिसे द्विवेदी जी ने छापने से मना कर दिया। साथ में यह भी कहा कि ऋषि केंद्र बनने का जमाना अब लग गया, नहीं लद है, यहाँ पर लद गया है, ठीक है, लद गया है, लद गया का मतलब पुराना हो गया है। तो कहने का मतलब पहले ये वैश्योपकारक नामक जो पत्र था उसके अंदर अपनी रचनाएं छपवाते थे, उसके बाद में इन्होंने सरस्वती में छपवाने के लिए एक ब्रज भाषा में रचना लिखकर भेजी। तो उसके उस टाइम संपादक कौन थे, हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, क्योंकि 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती का संपादन किसने किया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। तो उस टाइम जब इन्होंने रचना लिखकर भेजी तो उन्होंने छापने से मना कर दिया, द्विवेदी यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है ये, ठीक है, तो उन्होंने छापने से मना कर दिया और साथ में कहा, क्योंकि इन्होंने नाम क्या लिखा था, ऋषि केंद्र, अपना नाम है ऋषि केंद्र लिखा था, तो इन्होंने कहा कि ऋषि केंद्र जो बनने का जमाना है वो अब चला गया है, लद गया, कहने पुराना हो गया है, और उसको नहीं छापने से मना कर दिया। इसके बाद खड़ी बोली में हेमंत रचना लिखकर भेजी, यानी उसके बाद में जो पहले ब्रज भाषा में थी उसके बाद में इन्होंने खड़ी बोली में लिखा और हेमंत नाम की रचना सरस्वती में छापने के लिए भेजी। गुप्त जी की खड़ी बोली की प्रथम रचना हेमंत है, खड़ी बोली की प्रथम रचना है हेमंत गुप्त जी, यानी जो हमारी मैथिली शरण गुप्त है, तो वो है 1905 ईस्वी जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। कहने का मतलब जो ब्रज भाषा में रचना भेजी थी ऋषि केंद्र नाम से, वो रचना इनकी प्रकाशित नहीं की गई, उसके बाद में इन्होंने खड़ी बोली में लिखकर भेजा, और खड़ी बोली में जो प्रथम रचना भेजी वो 1905 में प्रकाशित हुई थी और उसका नाम था हेमंत। पहली काव्य रचना रंग में भंग, यानी देखिए वो खड़ी बोली की प्रथम रचना हेमंत 1905 ईस्वी, अब यह है पहली काव्य रचना, ये काव्य रचना है रंग में भंग 1909 ईस्वी, जो एक लघु खंड काव्य, छोटा खंड काव्य है, लघु का मतलब छोटा। प्रसिद्ध काव्य रचना भारत भारती 1912 ईस्वी में, जिसपे इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। राष्ट्र कवि की उपाधि 1936 ईस्वी में काशी में महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी, कहने का मतलब जो वैश्योपकारक पत्र कोलकाता से प्रकाशित होता था, यानी इन्होंने जो पहले जो रचनाएं किसमें छपवाते थे, वैश्योपकारक पत्र में छपवाते थे, और वैश्योपकारक पत्र है वो कहां से प्रकाशित होता था, कोलकाता से प्रकाशित होता था। और राष्ट्र कवि की उपाधि कब मिली थी, 1936 ईस्वी में, किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। किस रचना पे दी थी, भारत भारती पे दी थी। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था, 1912 ईस्वी में। तो सारे पॉइंट अच्छे से आपको दिमाग में रखना है।
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो साकेत रचना है, साकेत 1931 ईस्वी में, साकेत 1931 ईस्वी, तो उस साकेत का मतलब अयोध्या होता है। तो इन्होंने जो साकेत की रचना की, इसलिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्होंने आधुनिक काल का तुलसीदास कहा है, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखा है और इन्होंने आधुनिक काल में है वो साकेत लिखा है जो रामचरित मानस जैसी, तो इसलिए इनको आधुनिक काल का, क्योंकि तुलसीदास वो भक्ति काल के है, तो इसलिए आधुनिक काल का तुलसीदास किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अब देखिए साकेत के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु, यानी साकेत से संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाते, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो देखिए साकेत का प्रकाशन की बात करें तो रचना 1931 ईस्वी में है। कुल सरगों की बात करें तो साकेत में 12 सरग है, 12 सरग है, याद रखना अच्छे से। काव्य श्रेणी की बात करें तो ये एक महाकाव्य है जो प्रबंध काव्य, महाकाव्य तो हो सकता है, जैसे जो बड़ा होता है उसको महाकाव्य बोलते हैं, पर प्रबंध काव्य का मतलब होता है पिछली जो घटना है वो एक कहानी की तरह चलती है, तो वो एक प्रबंध काव्य होता है। ये काव्य रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्य की उपेक्षिताएं से प्रभावित होकर लिखा गया, यानी रविंद्रनाथ का एक लेख है, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसका एक लेख है काव्य की उपेक्षिताएं। उपेक्षिताएं वो होती है जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसको नजरअंदाज किया जाता है, तो काव्य की उपेक्षिताएं एक लेख है, उससे प्रभावित होकर इन्होंने ये रचना लिखी है साकेत। दूसरी बात, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1908 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रभावित भी है, कहने का मतलब दो से प्रभावित है। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर है जिसका लेख है काव्य की उपेक्षिताएं, और दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख है जो 1908 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ठीक है, तो इनसे प्रभावित होकर इन्होंने साकेत की रचना की है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, किस रचना पे? साकेत पे। तो साकेत रचना उस पे मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। साहित्य का महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है मंगला प्रसाद पारितोषिक। ये रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा महाकाव्य है, तो पहला रामचरितमानस है, दूसरा है हमारा साकेत है। ये रचना आर्य समाज से प्रभावित है। कौन सी? साकेत जो रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी का युग परिवर्तक महाकाव्य है, कहने का मतलब नंद दुलारे वाजपेयी साकेत के बारे में क्या लिखते हैं कि साकेत महाकाव्य नहीं है, ये आधुनिक हिंदी का युग परिवर्तक महाकाव्य है। ये नारी चेतना से संबंधित महाकाव्य, क्योंकि इसके अंदर जो उर्मिला से संबंधित जो वर्णन है, तो नारी चेतना से संबंधित भी वर्णन हमारे को साकेत में देखने को मिलता है। आगे देखिए, सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण सरग 9वां सरग है, यानी इसके अंदर कुल कितने? 12 सरग है, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? 9वां सरग है। और 9वां सरग में है क्या? जिसमें उर्मिला का वियोग वर्णन किया गया, यानी उर्मिला का जो वियोग वर्णन है वो हमारे को साकेत के कौन से सर्ग में मिलते हैं? तो 9 नंबर का जो सर्ग है उसके अंदर है उर्मिला का वियोग वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। रचना में लगा समय 15 वर्ष, कहने का मतलब रचना है जो साकेत की रचना करने में कवि को कितना समय लगा? 15 वर्ष का समय लगा। प्रारंभ 1916 में हो गया था और प्रकाशित कब हुआ था? 1931 में। प्रारंभ 1916 में हो गया था और प्रकाशित 1931 में हुआ था, तो कहने का मतलब रचना के अंदर इनको कितना? 15 वर्ष का समय लगा। सारे ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है साकेत से संबंधित मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है, जहां जहां एग्जामिनर की दृष्टि जाती है और कैसे क्वेश्चन वो बना सकता है, तो सारे पॉइंट यहाँ पर लेने की कोशिश की। गुप्त जी के प्रमुख नाटक, यानी गुप्त जी के 3 प्रमुख नाटक है, एक तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग, ये 3 महत्वपूर्ण नाटक है। अब देखिए प्रमुख पंक्तियों की बात करें जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, ये पंक्तियां देख रही है, पंक्तियां किसकी है? वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, ये साकेत से ली गई। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है। मुझे फूल मत मारो, ये भी साकेत से ली गई है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, यशोधरा से ली गई है, यानी यशोधरा जो रचना है उससे है, जो गौतम बुद्ध है वो घर पे उसको ऐसे सोते हुए छोड़ के चले गए उस टाइम की है, तो सखी वो मुझसे कहकर जाते यशोधरा रचना से ली गई है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, ये भी यशोधरा से ली गई है।
आगे है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में पंचवटी। पंचवटी रचना से ली गई है और इसके अंदर मानवीकरण अलंकार है। अलंकारों को भी मैंने अच्छे से समझाया, अच्छे से पढ़ाया। वो क्लास है, वो जो हमारे फर्स्ट ग्रेड की जो क्लास है वहां पर आपको मिल जाएगी। अच्छे से आप उसको अलंकारों को समझिए। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, ये भारत भारती से ली गई है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, ये भी गुप्त जी की रचना है। सखी नील नभ सर से उतरा ये हंस आहा तरता तरता मैथिली शरण गुप्त। तो ये जो 7-8 जो पंक्तियां है ये महत्वपूर्ण है। अक्सर ये पंक्तियां देकर पूछते हैं कि ये पंक्तियां किसकी है, और ये भी पूछते हैं कि ये पंक्तियां किस रचना से ली गई है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अच्छे से आप इनको याद करिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण लेखक या कवि है, जिसके बारे में हम कल वाली क्लास के अंदर अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज हमने मैथिली शरण गुप्त के बारे में जितने जो एग्जाम रिलेटेड जो पॉइंट थे सारे पॉइंट यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो इसको जाते जाते लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।